Hi, I'm Tanishka Sharma and welcome to the Study Space, your calm corner to learn and score better. आज हम DU Semester 1, Unit 1 that is Indian Administration को cover करेंगे and if you are DU student and finding this topic confusing then this video is going to make it super easy for you. By the end of this video, you will be able to write a proper 8 to 10 marks answer confidently with example. So take your notebooks and relax. Let's understand this topic step by step in the simplest way. तो हम इसको स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज के इवोल्यूशन से शुरू करेंगे, फिर हम इसमें कॉलोनियल लेगेसी के बारे में जानेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ऐसा क्या चेंज आया, क्यों ये अभी भी इतना मैटर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया सिविल सर्विसेज का, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट पे भी जाएंगे। इन तीनों के ऊपर एक शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपना कंटेंट और आंसर जो है उसी हिसाब से रेडी करें और मटेरियल भी उसी हिसाब से देखें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉलोनियल लेगेसी फर्स्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये इतना मैटर क्यों करती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है इंडिया का कोर है एडमिनिस्ट्रेशन का। दे हैंडल द गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, बट द वे दे आर स्ट्रक्चर टुडे हैव डीप रूट्स इन द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो हम इसके बारे में जानते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कोर फॉर्म करती है सिविल सर्विसेज, वही एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा काम है टॉप से लेके बॉटम तक का वही हैंडल करती है। और इसके डीप रूट्स जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही शुरू हुआ था। तो अब हम देखते हैं शुरू कैसे हुआ था, तो इसकी पूरी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे। फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप। इंडिया में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्लासिफाइड सर्विसेज इनटू मिलिट्री, नेवल एंड सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज उनके लिए थी जो कि ट्रेड और गवर्नेंस के ऊपर वर्क करते थे। सेकंड इसमें आता है मिस्टर चार्ल्स रिफॉर्म्स, जो कि गवर्नर जनरल थे 1786 से 1793 तक। इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है। ये आपके वन मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में। एंड इसमें है बाकी का डिवाइडेड, इनके रिफॉर्म्स में ये था कि सर्विसेज को डिवाइड कर दिया गया था इनटू कन्वेनेटेड सर्विसेज जो कि हायर जॉब्स थी ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व, एंड अनकन्वेनेटेड सर्विसेज जो कि लोअर जॉब्स थी समटाइम्स ओपन टू इडियट्स। अब वो लोग करप्शन को कैसे टैकल करते थे ये हमें जानना है। ये सैलरीज को इंक्रीज करके, बैन करके प्राइवेट ट्रेड को, और सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन देकर अपने करप्शन को टैकल करना चाहते थे। अब एजुकेशन और रिक्रूटमेंट की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज थी कैलकाटा में, जो कि इंडिया में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करती थी, लेकिन लेटर उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय हैलेबरी कॉलेज इन दी लंदन। फोर्थ इसमें हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू कहाँ से हुए। ये चार्टर एक्ट आया था 1853 में। उधर से ओपन एग्जाम्स इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन ये सिर्फ लंदन में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। इंडिया में इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे, जैसे कि एज लिमिट बहुत कम रखी गई थी, इवेंचुअली 19 थी। एग्जाम जो था इंग्लिश में होता था एंड फोकस होता था क्लासिकल सब्जेक्ट्स पे। फिर आता है इसमें फर्स्ट इंडियन एंट्री, जो कि थी सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी के थे, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द एग्जाम इन 1863। सिक्स पॉइंट इज कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए ही यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए थे। उनका सेकंड पर्पस डिस्क्रिमिनेट, मतलब वो लोग करते गए थे डिस्क्रिमिनेट इंडिया में, इंडियंस को कुछ समझ ही नहीं रखा था। तो ओनली 1/6 ऑफ द टॉप पोस्ट अलाउड थी इंडिया के लिए, एंड इवन दोस उनके लिए ब्रिटिश अप्रूवल आपको जरूरी था। इंडिया फेस सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन अंटिल रिफॉर्म्स स्टार्टेड पोस्ट 1920। तो 1920 तक तो हमारे में बहुत ज्यादा एक्सक्लूजन होता रहा था, किसी भी चीज में इंडियंस का इंक्लूजन था नहीं, सिर्फ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। अब हम कॉलोनियल लेगेसी के बारे में देखते हैं बाकी कि व्हाट द ब्रिटिशर्स लेफ्ट बिहाइंड, कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे छोड़ क्या गए। कॉलोनियलिज्म didn't just rule India, it built a system that lasted even after independence, कि हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद भी वो सिस्टम से बाहर ही नहीं आ पाए। जैसे कि था पावर ग्रैब थ्रू बैटल्स। तो पावर ब्रिटिशर्स को मिली कैसे? पहला था दो बैटल्स के थ्रू मेजर पावर उनको मिली गई थी, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, जिसे ब्रिटिश डोमिनेंस जो स्टार्ट हो गया था। सेकंड वाज बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। इट सीमेंटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आता है ब्रिटिश रूल प्रायोरिटी। तो उनका रूल था, ये पूरा पूरा फोकस उनका जाता था टैक्स कलेक्शन में, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड लॉयल्टी टू द क्राउन नॉट द पीपल। उनको लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, उनको सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना था, लॉ एंड ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करना था, सेंट्रलाइज कंट्रोल, सारा कंट्रोल खुद के पास में रखना, और सिर्फ अपने काम के लिए उधर पे रूल करना, पीपल के वेलफेयर का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पास्ड डाउन, हियरarchical ब्यूरोक्रेसी हो गया था,
ऑफिशियल विद लॉट्स ऑफ पावर बट लिटिल अकाउंटेबिलिटी। इनके पास पावर बहुत थी ऑफिशियल्स के पास है, लेकिन अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं थे पब्लिक के टुवर्ड्स, सीक्रेसी एंड फॉर्मलाइजेशन ओवर पब्लिक वेलफेयर। ब्रिटिशर्स ने इन्हीं चीजों को प्रायोरिटाइज किया था टू स्प्रेड देयर रूल एंड कंट्रोल ओवर द पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेजरली। व्हाट चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद क्या चेंज हो गया? इंडिया केप्ट मैनी कॉलोनियल स्ट्रक्चर बट एम्ड टू रिफॉर्म देम। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखो जो चीज शुरू हुई थी, उन्होंने जो शुरू करी थी वो इंडिया ने रखी इंडिपेंडेंस के बाद भी, लेकिन उनमें रिफॉर्म लेकर आए। जो पहले ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग चलाते थे वो इंडिया ने अपने अकॉर्डिंग उनको रिफॉर्म किया, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी स्टार्ट हुई थी कॉलोनियल टाइम पे, सारी बेकार चीजें नहीं थी। तो पहला जिसमें कि जैसे था क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, उसी टाइम पे हुआ था, लेकिन अब इंडिया ने उसमें रिफॉर्म किए थे, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये सारी सर्विसेज थी। कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको सेफ गार्ड करने के लिए प्रोविजंस लाए गए, जैसे कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है 309, 310, 312। इट रेगुलेट सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के ऊपर ये सारे आर्टिकल्स हैं। यूपीएससी फॉर्म्ड फॉर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी का एग्जाम कराया गया। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस कॉलोनियल स्टाइल गवर्नमेंट। अब कॉलोनियल के टाइम पे जैसी गवर्नेंस थी उसको कम करने के लिए रिफॉर्म्स लेकर आए गए, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, क्योंकि ये बहुत इजी टास्क नहीं था देखो ये इन सबको रिफॉर्म करना, लेकिन वो रिफॉर्म्स आए, इनको इम्प्लीमेंट किया गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। लिंगरिंग कॉलोनियल ट्रेड की बात करें तो हम क्वाइट हियरकियल था। सिटीजन ट्रीटेड एज ए सब्जेक्ट नॉट पार्टिसिपेंट। तो सिटीजन को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, ना कि पार्टिसिपेंट की तरह, क्योंकि हम लोगों ने वही एकदम देखा है, तो अभी वो धीरे धीरे जाके चेंज होगा। ब्यूरोक्रेसी ओपन स्लो रिजिड थी। अब इसमें देखते हैं कि आज इतना मैटर क्यों करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज हैज बोथ strengths and the flaws. While the British built a strong administrative framework, it wasn't built for serving the citizen, it was built to control them. Reforming this legacy means making services more people friendly, transparent and responsive. It is मतलब ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विसेज में स्ट्रेंथ भी है, फ्लॉज भी है। और जो ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बिल्ड किया था वो पीपल के लिए था ही नहीं, वो पीपल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था, वो सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए था। लेकिन जो अब हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे वो मोर पीपल फ्रेंडली होने चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट और रेस्पॉन्सिव होने चाहिए टुवर्ड्स दी पीपल, क्योंकि अगर हम सेम चीज करेंगे तो ब्रिटिशर्स और हमें कोई क्या फर्क रह जाएगा। तो हमको हमारे सिटीजन्स के लिए वर्क करना था। अब इसमें आता है सेकेंड पार्ट, इससे भी देखिए क्वेश्चन बनता है, पूरा लॉन्ग मार्क का 8 क्वेश्चन बनता है 18 मार्क्स का जो आपका आता है। तो ये है सिविल सर्विसेज इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ द सिविल सर्विसेज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज हाउ civil services are governed, protected and regulated. These articles ensure fairness in recruitment and safeguard service conditions. तो इसमें हम आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आर्टिकल 309 एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस। 310 ऑफिसर होल्ड ऑफिस during the pleasure of the president and the governor. Article 311 protects civil servants from arbitrary dismissal. 312 Parliament can create new all India services with Rajya Sabha approval. 320 UPSC role in recruitment, promotion, disciplinary matters. 323 allow for creation of administrative tribunals for services disputes. 335 ensure consideration of the SC/ST candidates in appointment. These articles show the constitutional shield civil services around civil servants, sorry, मेकिंग श्योर देयर स्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसमें इन आर्टिकल्स के थ्रू हमने सब कुछ मेक श्योर किया है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, कैसे उनका रिक्रूटमेंट हो सकता है, क्या प्रमोशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और अगर हमको कुछ नए लॉज बनाने हैं, नई और इंडिया सर्विसेज लानी है तो उसके लिए क्या अप्रूवल चाहिए, क्या प्रोसीजर चाहिए, सब कुछ है। और इसमें मेजर चीज ये थी कि ST/SC का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका रिप्रेजेंटेशन भी है उसमें कंसिडर किया गया, उसमें आर्टिकल 335 इसी के लिए बनाया गया, तो उसमें सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी हुआ। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इन सिविल सर्विसेज, इसके एक क्विक सी समरी कर देता है, क्योंकि ये तो अब आपको भी पता लग गया होगा कि क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि फर्स्ट है डिफाइन रूल्स एंड अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेट्स द गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस, कि कैसे रिक्रूटमेंट होगा, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या होंगे।
सेकंड हो गया एंश्योर फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, आर्टिकल्स लाइक 311 प्रोटेक्ट ऑफिसर्स फ्रॉम अनफेयर डिसमिसल, प्रमोटिंग जॉब सिक्योरिटी, कि आप उनको कभी भी हटा नहीं सकते, कभी भी डिसमिस कर सकते ऑफिसर्स को, उनकी जॉब की सिक्योरिटी को हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं उस आर्टिकल 311 के अंदर। सपोर्ट मेरिट एंड इक्वलिटी, यूपीएससी रिक्रूटमेंट आर्टिकल 320 जो है एंश्योर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, वाइल आर्टिकल 335 प्रमोट एसटी/एससी इंक्लूजन। तो ये इस पे देखो दोनों है, मेरिट और इक्वलिटी दोनों लाए गए हैं कि आपको एग्जाम की तरफ एग्जाम से यूपीएससी एग्जाम जो कराता है सिविल सर्विसेज का, उसके ऊपर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन मिलेगा। और आर्टिकल 335 बोलता है एसटी/एससी का इंक्लूजन होना भी जरूरी है। बैलेंसिंग पावर की बात करें तो आर्टिकल 312 है अलाउ सिटीजन, मतलब allows for all India services combining central and state control for efficient governance. Last second is promoting training and promotions. Framework allows structured training and fair career growth. Last is strengthens democracy. Civil servants operate with accountability, transparency, and services to citizen, not rulers. सर्विसेज उनके लिए सिटीजन्स के लिए है, ना कि कोई रूलर के लिए है। अकाउंटेबल बनाना चाहिए उसको और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेकंड आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो हमने पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क देख लिया सिविल सर्विसेज का कैसे है, उसका इंपॉर्टेंस, आर्टिकल्स उससे रिलेटेड क्या है, इतना लिखेंगे तो आप चलेगा उसमें। अपॉइंटमेंट की बात करें तो सिविल सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड थ्रू 3 की मेथड्स, sorry, methods for of entry are डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एग्जाम यूपीएससी कराता है सेंट्रल लेवल के लिए, स्टेट पीएससी होते हैं स्टेट लेवल पोस्ट के लिए। प्रमोशन हो गया लोअर रैंक सर्विसेज से आप आईएएस तक जा सकते हो, स्टेट सर्विसेज से आईएएस तक आप जा सकते हैं। ट्रांसफर हो गया मूवमेंट बिटवीन सिमिलर ग्रेड पोस्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट्स और रीजन। तो ये 3 तरीके से आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। यूपीएससी का एग्जाम स्ट्रक्चर देखे तो प्रीलिम्स 3 पार्ट में है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग होती है, एमसीक्यू पैटर्न होता है। मेंस की बात करें तो इन डेप्थ रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट के होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और लास्ट में अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है, इंटरव्यू टू असेस मेंटल एंड सोशल सूटेबिलिटी। एंड इसमें रिकमेंडेशन कमिटीज की बात करें तो करंट एग्जाम स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन कमिटीज लाइक मैक्यालू, कोठारी एंड सतीश चंद्र विच स्ट्रेस्ड इक्वल एक्सेस एंड मेरिट। थर्ड हम बात करें तो ट्रेनिंग आती है, तो ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म्स रिक्विट्स इनटू कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर रेडी फॉर फील्ड चैलेंजेस। कि ट्रेनिंग ही नहीं देंगे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को तो वो इतने केपेबल कैसे बनेंगे कि फील्ड पे इतने सारे चैलेंजेस आएंगे, उनको कैसे फुलफिल कर पाएंगे, उनको कैसे हैंडल कर पाएंगे मेनली। तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे कि लबासना बहुत फेमस है यूपी, आप आईएएस की ट्रेनिंग के लिए उधर ही जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस ऑफिसर्स बेस्ड इन मसूरी। मसूरी में ये है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ट्रेन स्टेट लेवल ऑफिसर्स, तो वो अलग अलग स्टेट में अपने अपने बनाए जाते हैं। टाइप ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स होता है, कॉमन फॉर न्यूली सिलेक्टेड ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स। तो इसमें फेज 1 फेज 2 होता है, इंक्लूड क्लासरूम लर्निंग प्लस फील्ड अटैचमेंट विद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, पुलिस, एनजीओ एंड इवन मिलिट्री यूनिट्स। तो इन सबके साथ काम कराया जाता है। क्लासरूम्स में आपकी क्लासेस लगती हैं लर्निंग के लिए, आपको थ्योरी प्रैक्टिस के लिए एंड प्रैक्टिकल के लिए आपको ये सब सारी जगह लेकर जाया जाता है, इन सबसे मिलवाया जाता है। मिड करियर प्रोग्राम्स होता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर वर्किंग ऑफिसर्स। तो ये है फोकस एरिया, इसमें होता है कि आप वो स्किल्स डेवलप करें जिनसे पॉलिसी मेकिंग हो सके, एथिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस की आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आप गवर्नेंस को रन कर पाओ, स्टेब्लिश कर पाओ अपने एरिया में। सिटीजन सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए कि आप सिटीजन के लिए काम कर पाओ, ना कि सिर्फ वहां पर रूल करने के लिए जाओ। टेक्निकल स्किल्स आपके की क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसमें आपको क्विक माइंड चाहिए, आपको क्विक आंसर आना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए होता है। फोर्थ इज प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज। तो प्रमोशन इट्स इजंट जस्ट अ रेस, इट्स इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। क्योंकि आप जितने हायर पोस्ट पे जाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। तो प्रमोशन रूट होता है फ्रॉम स्टेट सर्विसेज टू आईएएस, जूनियर ग्रेड से सीनियर ग्रेड आप जा सकते हो, क्लर्किकल क्लास से आप एग्जीक्यूटिव क्लास तक जा सकते हो। थ्री की प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ प्रमोशन के, जैसे कि सीनियरिटी बेस्ड होते हैं, बेस्ड प्योरली ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस, कि आपने इतना ईयर काम कर लिया तो आपका 10 साल के बाद इधर प्रमोशन हो जाएगा, उधर हो जाएगा। तो वो वाली चीज होती है। मेरिट बेस्ड होती है कि आप डायरेक्ट एग्जाम पास करके हायर पोस्ट पे जाओ,
कि यूपीएससी में आप डायरेक्ट आईएएस की पोस्ट ले लो, तो किसी को वो 20 साल 25 साल की नौकरी के बाद मिलेगा, आपको डायरेक्ट उसी टाइम पे मिल जाएगी। तो वो मेरिट बेस्ड हो गई, एग्जाम के थ्रू आपका परफॉर्मेंस के देखकर। और एक होता है सीनियरिटी कम मेरिट, अ बैलेंस मेथड मोस्ट कॉमनली फॉलोड। ये बैलेंस्ड होता है दोनों का, कि आपका सीनियर एज वाइज भी हो गया, मेरिट वाइज भी हो गया, कि आप कितना काम कर रहे हो और आपकी उम्र कितनी होती जा रही है, तो उस हिसाब से होता है। रिलेटेड टर्म्स की बात करें तो ट्रांसफर, ट्रांसफर होता है सेम ग्रेड पर डिफरेंट लोकेशन, की आपको इधर इस लोकेशन से इस रीजन से दूसरे रीजन आपको भेज दिया तो ट्रांसफर हो गया। रीअसाइनमेंट बात करें तो सेम लेवल पर डिफरेंट रूल हो गया आपका। एडवांसमेंट की बात करें तो सैलरी इंक्रीज विदाउट पोस्ट चेंज, कि आपका पोस्ट तो वही है लेकिन आपकी सैलरी बढ़ गई। इंडियन सिविल सर्विसेज आर कॉन्स्टिट्यूशनली ग्राउंडेड, मेरिट बेस्ड है एंड कंटिन्यूअली evolving. The article provided a legal backbone. UPSC ensure fairness and training institutions shape officers for the complex task of serving the nation. Promotions motivate growth and accountability. तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर जो था सिविल सर्विस का वो पूरा खत्म हो गया। इसमें आपने प्रमोशन के बारे में जान लिया, ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो था ये सारा आपका खत्म हो गया है। इतना अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप अगर ये लिख कर आते हो इतना तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेकंड आता है पीएमओ। पीएमओ इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इस पे देखिए शॉर्ट नोट्स भी बहुत बार आया है, बहुत बार देखा गया है, और कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऊपर भी शॉर्ट नोट आते हैं, कभी इन दोनों के ऊपर भी आ जाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखें। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज पीएमओ। पीएमओ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स द प्राइम मिनिस्टर in discharging their duties as the head of the union government. It's headed by the principal secretary to the PM. की रोल्स क्या होते हैं पीएमओ के अगर हम देखें तो प्रोवाइड करता है सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूड स्पेशल विंग्स लाइक द एंटी करप्शन यूनिट, इसके अंदर आती है, हैंडल मिनिस्ट्रियल फाइल्स व्हेन पीएम होल्ड्स डायरेक्ट चार्ज ओवर मिनिस्ट्रीज। पीएम का डायरेक्ट चार्ज होता है मिनिस्ट्रीज के ऊपर, लेकिन जो मिनिस्ट्रियल फाइल्स जो होती है, फाइल्ड वर्क सारा पीएमओ में होता है, कोई भी नोटिस जाना होता है पीएमओ से जाता है। सुपरवाइजेस वर्क ऑफ ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज बाय कोऑर्डिनेशन एंड फीडबैक। तो सारा कुछ कनेक्टिविटी जो है पीएमओ के थ्रू ही होती है। क्लियर फाइल्स एंड रिक्वेस्ट नीडिंग पीएम्स पर्सनल अप्रूवल। तो प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उन सबका काम जो है फाइल से रिलेटेड रिक्वेस्ट हो गई, कोई भी अपॉइंटमेंट है, असिस्टेंट्स है, उनका स्पेशल विंग्स को इंक्लूड करना है, फाइल वर्क है, तो ये सारा पीएमओ का होता है, पीएमओ ही इनको वहां पे कंडक्ट करता है। पीएमओ ऑल्सो हैंडल्स जैसे डिफेंस रिलेटेड डिसीजन हो गए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, acquiring requiring PM's approval, civil services reforms and administrative related policy matters हो गए, planning commission files हो गई when applicable, PM's relief fund and national defense fund जो है PMO से ही ग्रांट किए जाते हैं, उधर के थ्रू ही आते हैं। अपॉइंटमेंट टू इलेक्शन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड यूपीएससी, ये सब पीएमओ ही हैंडल करती है। फॉरेन डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स एंड हेड्स ऑफ द मिशन अप्रूवल्स, तो ये पूरा भी पीएमओ हैंडल करती है। तो पीएमओ के आप देख सकते हो कितने ज्यादा की रोल्स हो गए, ये भी डिफेंस हो गया, जुडिशियल, यूपीएससी, रिलीफ फंड, ये सारा कुछ पीएमओ हैंडल करता है। तो पीएमओ इज द सेंट्रल टू पॉलिसी मॉनिटरिंग, planning decision and interministerial coordination. It serves as a critical policy making and reviewing body with direct executive influence. तो ये सारा कुछ पीएमओ का वर्क होता है। पीएमओ बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है इधर, क्योंकि वो पीएम का सारा वर्क हैंडल होता है उधर ही। तो सेकंड हम बात करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऊपर। तो व्हाट इज इट। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज। तो कैबिनेट और उनकी कमिटीज के लिए होता है सीएस मेनली। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी हु आल्सो चेयर्स द सिविल सर्विसेज बोर्ड, एक्स ऑफिशियो होते हैं उधर के। मेजर फंक्शन अगर हम इनके देखें तो implements the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, तो ये दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोवाइड सेक्रेटरियल सपोर्ट फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स, ensure smooth communication and cooperation between departments, resolve their departmental disputes, prepare and circulate cabinet agenda papers and summaries, maintain records of discussion and track decision implementation। अब इसमें मंथली समरी रिपोर्ट देखें तो कैबिनेट सेक्रेटराइट ensure that president, pm and vice president are key informed of key development in ministries and departments,
The secretariat is not a decision-making body, but rather a support and coordination mechanism that ensure rules are followed and department work in harmony. तो ये सारा होता है CS का वर्क। आपने मेजर फंक्शन देख लिया इसके कि क्या क्या वर्क करता है, मंथली समरी रिपोर्ट उनकी कैसे आती है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं पीएमओ वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरीज, क्विक कंपैरिजन हम इनका करते हैं। तो रोल देखे तो पीएमओ का होता है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट टू पीएम, कि वो सारा स्ट्रैटेजिक जो स्ट्रैटेजीज होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो सारा सपोर्ट पीएमओ से आता है। सीएस का देखे तो कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, की डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो। हेडेड बाय पीएमओ इज हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, डायरेक्टली असिस्ट इन द टॉप, एंड ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरीज को हेड करता है। स्कोप की देखें तो डायरेक्टली असिस्ट इन द टॉप एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, स्कोप को डायरेक्ट टॉप एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में असिस्ट करता है। एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट में देखें तो फैसिलिटेट कैबिनेट एंड कमेटी फंक्शनिंग, तो कैबिनेट और उनकी जो कमेटी की फंक्शनिंग होती है उनको फैसिलिटेट करता है। स्पेशल फोकस देखें तो डिफेंस, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, पीएमओ का इधर रहता है। इसमें रहता है बिजनेस और एलोकेशन रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग उधर का। नेचर ऑफ वर्क हाई लेवल रिव्यू और अप्रूवल्स होते हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग होती है सीएस में। पीएमओ एंड सीएस आर टू pillars of the Indian central governance framework. While the PMO operate at the executive apex, driving policy decision and ministerial oversight, the CS enables the systematic coordination and administrative processing of those decisions across all departments. तो पीएमओ जो हमेशा याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव के टॉप पर होता है, अपेक्स बॉडी होती है पीएमओ, जो कि मिनिस्ट्रियल ओवरसाइट और पॉलिसी डिसीजन को देखती है। और सीएस जो है सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को देखता है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की। Their combined efficiency ensures that the public administration functions smoothly, transparently, and with the due accountability. तो ये हो गया एक। अब इसमें मेजर पोर्शन आता है, ये मेजर इनिशिएटिव इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसमें भी एक लॉन्ग पोर्शन काफी बार फॉर्म हुआ है और काफी बार आया है, तो इस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं, इसमें 9-10 पॉइंट्स हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC established in 1964, created to tackle corruption in central government offices. It investigates complaints against public servants and recommend actions. CVC plays a key role in transparency and ethical governance. तो जो CVC थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये करप्शन को टैकल करने के लिए बनाई गई थी, और एक ट्रांसपेरेंसी और एथिकल गवर्नेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये मेजर इनिशिएटिव था एक 1964 में जो आया था। एंड सेकंड इज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC होते हैं, एस्टेब्लिश हुए थे 1966 में। इट इज फर्स्ट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई, लेटर बाय द के हनुमंथ्या। It gave over 20 reports aimed at modernizing governance, such as personal administration, finance, financial management, and delegation and decentralization. तो ये तीन के ऊपर मेजर रिपोर्ट्स इनकी होती है, 20 रिपोर्ट्स ये एम करते हैं। इट सजेस्टेड क्रिएटिंग बॉडीज लाइक लोकपाल एंड लोकयुक्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन तो आपको बताना ही बताना है। ARC बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो आए थे 2005 में आए थे, चेयर्ड बाय दी वीरप्पा मोइली। I don't know what's the pronunciation is. Focused on citizen-centric governance, ethics, RTI, e-governance, and responsive administration. Suggested reforms to reduce red tape and improve service delivery. तो सेकंड जो था, इन्होंने सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो गई, RTI आया था 2005 में, आपको पता हो तो। ई-गवर्नेंस का भी तभी मेजर पोर्शन शुरू होता है आफ्टर 2000, एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें आया था। It was suggested reforms to reduce red tape and improve service delivery. तो इसके लिए सेकंड ARC भी बहुत इंपॉर्टेंट था। PM Vajpayee's 1999 speech to National Development Council called out bureaucratic corruption and inefficiency. तो मेनली आप देखेंगे तो दो जो है करप्शन के ऊपर थी, पहले CVC एंड देन इज PM Vajpayee's speech to National Development Council. It advocated for the making bureaucracy transparent, enhancing accountability, reforming civil service to better serve society. फिफ्थ पे हम देखें तो थियोरेटिकल फाउंडेशंस फ्रॉम जेरल्ड किडेन defined reforms as artificial inducement of administrative transformation,
against resistance, emphasized that not all change is reform. True reform reshapes values and function. इनमें एम्फेसाइज किया गया था कि सारे चेंज रिफॉर्म नहीं होते हैं, ट्रू रिफॉर्म वही होता है जो कि वैल्यूज को रीशेप करते हैं और उनको रीफंक्शनिंग में वापस लेकर आते हैं. Sixth is global influences and Woodrow Wilson's legacy. It highlighted need for ethical and efficient public services. ये पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं एथिकल होना चाहिए, मॉरल होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए अपने काम में. Argued that capitalism and privatization demands reliable public administration. It suggested establishing specialized research institute for reforms. सेवेंथ की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स आइडेंटिफाइड. Structural reforms, changing system and methods and administration. बिहेवियरल रिफॉर्म की बात करें तो इम्प्रूविंग हाउ ऑफिशियल्स इंटरेक्ट विद द सिटीजन, रेस्पेक्टफुल डिलीवरी सर्विसेज. तो इनमें आपको बताया जा रहा है, जैसे थर्ड भी है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, रीबिल्डिंग डिपार्टमेंट यूजिंग बिहेवियरल साइंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अडेप्टेबिलिटी. तो ये 3 टाइप के मेजर रिफॉर्म्स आइडेंटिफाई किए गए थे कि आप कैसे स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर रहे हैं, कैसे बिहेवियरल, उनका बिहेवियर कैसा है सिटीजन्स के टुवर्ड्स, और ऑर्गेनाइज कैसे कर पा रहे हैं चीज़ों को. It is implementation modes of reforms. I'm sorry, implementation modes of reforms. तो modes में आएंगे political revolutions, जैसे countries like China, Russia reformed by revolutions हो गए. Legal mechanism में देखें तो India and US uses laws and judicial decision for the reforms. Public pressure reforms initiated due to mass movement of civil demand. Why reforms often fail? तो लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, की पब्लिक पार्टिसिपेट ही नहीं करती है रिफॉर्म्स में. सेकंड आता है रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोगों चाहते ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज हो. एडमिनिस्ट्रेटर तो क्यों ही चाहेंगे कि उसमें कुछ भी चेंज हो, लेकिन लोग भी नहीं चाहते. उनमें लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन मेजर रोल प्ले करता है. Reform seen as short-term fixes rather than long-term processes. Mismatch between policy and citizen expectation, कि citizen expect कुछ कर रहे हैं, policies कुछ ही निकाल रही है और implement कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो वो सारा कुछ reform में failure का वर्क करता है. Administrative reforms जो होते हैं essential होते हैं modernize गवर्नेंस को मॉडर्नाइज करने में, fight inefficiencies and restore public trust. But for reforms to succeed, they need more than policies. They require people support, public political will and cultural चेंज विद इन दी ब्यूरोक्रेसी. तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर आने के लिए. अब इसमें हम कंक्लूजन देखें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैज इवॉल्व थ्रू कॉलोनियल लेगेसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस एंड ऑनगोइंग reforms. From the structured civil services to influential role of PMO, cabinet secretariat, administrative functions as the backbone of the policy making and the governance. Major policy initiatives like the ARC report and CBC highlighting made efforts towards transparency and efficiency. Yet true reforms demand public participation, ethical conduct, and responsive institutions. Thus, Indian administrative continues to adapt, aiming to serve a diverse society with fairness, accountability, and democratic values. तो ये आपका यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो गया है पूरा. इसमें मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपका जो भी जिन भी पार्ट से क्वेश्चंस उठते हैं, जितने आप लिख सकते हो एक आंसर में, वो सारा कंटेंट यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँ. तो प्लीज आप इसमें से खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, बनाएं प्लीज. एंड 4 इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. पहला कॉलोनियल लेगेसी पे बनता है और एक मेजर रिफॉर्म्स जो थे उसमें आपका बनता है और पीएमओ और सीएस के ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं. सो प्लीज आप इन पे अच्छे से ध्यान दें एंड प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको बाकी यूनिट्स की मैं डाल दूंगी वन शॉट्स. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.